When an object is changing, एक word मिस कर रहे हैं आप, its position. Then when an object is changing its position with respect to its surroundings, then it is said to be in motion. I can't see the screen. What has happened? Okay. I hope you remember the differences between distance and displacement. Yes, ma'am. हाँ जी, कोई सेकंड दूसरा कैंडिडेट बोले कोई डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बोलो बेटे. मैम मैं ऋतुपर्णा बोलूं? हाँ बोलो. Ma'am, the minimum distance between starting and finishing points are called as displacement, and the actual path traveled by any object are called as distance. Very good. And when we divide distance with time, we get a quantity which is known as Speed. And when we divide displacement with Velocity. time, it is known as velocity. So now you know the differences between distance, displacement, differences between speed and velocity. The unit of velocity or speed is same, that is Meter per second. Very good. And then we discussed, after that we discussed what is uniform motion and what is non-uniform motion. ये की पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉन्ग गैप. 2 महीने बाद हम बात कर रहे हैं, तो आई विश के हम रिवाइज कर लें. जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से सुने. हाँ जी, एनी वन ऑफ यू, यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म कब कहते हैं? मैम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. वेरी गुड. इक्वल टाइम लगे और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. और इसके ऑपोजिट अगर नॉन कोई यूनिफॉर्म. ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वेरी गुड. उसके बाद हमने किया, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मींस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या कम हो रही है. जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं? इट इज एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन. चल रहे. आ देखो लाइट आ रही. अच्छा वैसे ही है. बेटा होल्ड. कितने लगेगा? चाहिए. एक्सेलरेशन कब बोलते हैं? व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as एक्सेलरेशन. and retardation is जब वेलोसिटी कम हो रही है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा? द रेट ऑफ माइनस यू अपॉन टी. वेरी गुड. v is the final velocity, u is the initial velocity. फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें तो वी गेट t. v minus u is divided by t is your acceleration. Yes. And then we discussed about what is your retardation. Retardation is decrease in the velocity. Retardation is decrease in the velocity. So when do we say the velocity is decreasing? When final velocity is less than the initial velocity. फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, व्हेन न्यूमेरिकल सेज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज जीरो?
Initial velocity. u is 0. Very good. And when we say कि object was moving at this speed and then it stops, जब रुक जाए object तब हम क्या कहते हैं? Final Final velocity. v is 0. इसके बाद हमने की थी 3 equations of motion. कौन बोलेगा? Positive, negative and zero. क्या? ना, I was talking about 3 equations of motion. 3 equation, 3 formulas दिए थे आपको. Yes ma'am. हाँ, वो बोलिए. वो क्या 3 फॉर्मूला? उससे हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे. बोलिए. V square is equals to U square plus 2AS. Very good. This Yes was the is equal third to one. U. First one बोलिए. V is equal to U V plus is equal 80. to U plus 80. वेरी गुड. आप लोग तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट है. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as. एक रह गई. S is equal to UT plus 1 upon 2 multiply 80 square. यस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. इसके बाद हमने किया था 3 लॉज, न्यूटन्स लॉज. तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन कौन बताएगा? मैं देख रही हूँ लड़के नहीं बोल रहे. ऐसा क्यों होता है कि हर वक्त लड़कियां ही आंसर करती हैं? लड़के चुप हैं. मैम मैं बोलूं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलिए प्लीज. मैम, an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts at it. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल कंप्लीट स्टेटमेंट किसने बोली है? ऋतुपूर्णा? अनुष्का. अनुष्का. वेरी गुड अनुष्का. An object continues to be in its state of rest or of uniform motion until an external and unbalanced forces. दो तरह की होती है, balanced, unbalanced. Until external unbalanced force acts on it. Very good. Second law. And this first law gives us the definition of inertia. This property of the body to remain in a state of rest or of uniform motion until external force acts on it is known as its inertia. What is second law? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए. The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. Very good. इससे क्या फॉर्मूला हमें मिलता है? What is momentum? What is the definition of momentum? Momentum is the product of mass and velocity of an object. Very good. What is the unit of momentum? मास Yes, का sir, यूनिट होगा unit किलोग्राम is- और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. Meter per second. तो मोमेंटम का यूनिट क्या बना? kg meter per second. Very good. So she said the change in momentum, the rate of change of momentum is proportional to the force applied and the change occurs in the direction of the force. इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? Force is proportional to mv minus mu divided by t. ठीक है. m को कॉमन निकाल के हम निकालेंगे v minus u by t. तो क्या फॉर्मूला मिला एंड में? F is equal to m multiply a. F is equal to m into a. तो फोर्स का यूनिट अभी क्या बनेगा? What is the unit of force? Ma'am, Newton. Newton. And 1 Newton is equal to 1 Newton is Ma'am, 10 raised to 5 dyne. चलो इन ए वे मैं चाह रही हूँ आप एम ए से निकालें. एम का यूनिट क्या है? किलोग्राम. ए का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यही रहेगा ना? Yes, ma'am.
अच्छा, इसके बाद हमने किया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यस मैम। कौन बोलेगा? मैम मैं अनुष्का। हाँ जी, Every बोलो बेटा। force has an equal and opposite reaction. Force which acts simultaneously. बेटा आपकी आवाज कट गई, आई कांट हियर, मुझे समझ नहीं आप क्या बोलना चाह रहे थे। Every action force has an equal reaction force which acts simultaneously. To every action there is equal and opposite direction. अगर बॉडी ए बॉडी बी पर एक्शन करती है तो बॉडी बी बॉडी ए पर रिएक्शन करेगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जितना भी हमने डिस्कस किया, इसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक और लॉ किया था एंड में, उसकी क्या स्टेटमेंट है? The magnitude of total final momentum is equals to the magnitude of total initial momentum. वेरी गुड। मोमेंटम कभी भी जनरेट नहीं होता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम जो इफ टू थिंग्स कोलाइड विद ईच अदर, दो चीजें अगर टकरा जाती हैं तो जो इनिशियल मोमेंटम था दोनों का टोटल फाइनल भी उतना ही होगा। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा टोटल चैप्टर एट ए ग्लैंस है। हमने पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज कर लिया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, दो बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। ऋतुपर्णा, हाउ डू यू स्पेल, आपका नाम कैसे है? ऋतुपर्णा बोलते हैं? ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा ऋतुपर्णा ने बहुत अच्छे आंसर किए। अनुष्का ने आंसर किया, बॉयज ने आंसर नहीं किया। बॉयज आगे से आप भी आंसर करेंगे, मे बी हम बहुत देर बाद मिल रहे हैं इसलिए। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स जितना भी हमने डिस्कस किया, उसके बेस पर हमें कुछ फॉर्मूलाज मिल गए। तीन तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल गई क्विकली। v is equal to u plus at, right? v square is equal to u square plus 2as and s is equal to ut plus half at square, ये मिल गया हमें। ठीक है ना? Yes ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा एक मिनट होल्ड करो, मैं लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। हमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करनी है, जितना भी हाँ जी। ओके मैम, ओके मैम। तो मैं एक मिनट अपना स्क्रीन शेयर दूसरे उससे करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके मैम। हम बाहर जाएंगे ना? अच्छा, टिल देन आप एक क्वेश्चन सोचिए कि व्हाई देयर इज व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट फ्रॉम ए मूविंग बस। Why it is dangerous to jump out from a moving bus? बोलेगा कोई? सोचो कौन से लॉ में फिट होता है? जो कुछ हमने रिवाइज किया है उसी में से कुछ है। जोर से गिरेंगे और इंजर्ड हो जाएंगे। ये तो कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। नहीं, और कुछ सोचो। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Why it is dangerous to jump out from a moving bus? मैम हम जोर से गिरेंगे तो हमें लग जाएगी। और क्यों गिरेंगे ये बताना ना आपने। ये तो एक वेलोसिटी की वजह ये से। तो बेटे अनपढ़ बंदे को भी पता है, बस से जंप करेंगे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। बट क्यों क्यों गिरेंगे? गिर क्यों जाएंगे हम सडनली? वेलोसिटी की वजह से। किसकी किसकी वजह से? वेलोसिटी। वेलोसिटी। मैम मैं बताऊँ ऋतुपर्णा? बोलो बेटे। मैम जो बस का मोमेंटम होगा ना,
वो अलग होगा और हमारा जो मोमेंटम होगा वो अलग होगा इसलिए। नहीं, अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया, और कुछ सोचो। ये क्वेश्चन मोमेंटम से नहीं आंसर होगा, किसी और चीज से आंसर होगा। बस मूव कर रही है, जो ऊपर सवारी चढ़ी हुई है, जो मैन है वुमेन है जो भी है, वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। जब वो जंप कर जाएगा तो ग्राउंड तो रेस्ट पर है, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द बॉडी ऑफ द पर्सन विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन। अब सडनली स्टॉप हो गया ना, वो एकदम स्टॉप होगा तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा ना। The feet will come to rest when I jump out, when anyone jumps out of a moving bus. बस चल रही है, स्लो हो गई बट चल रही है, तो person is also in motion, but when he jumps out the ground is at rest, so his feet will come suddenly at rest, ठीक है। तो due to inertia of motion he may fall forward, उसकी अपर बॉडी आगे को जाने का, वो गिर जाएगा तो सेम बस के नीचे आने का भी डर है, और जमीन पे गिरेगा तो उसको चोट भी लगेगी। बट बैकग्राउंड क्या था? इट वाज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ लग रहा है यहाँ पर। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, व्हेन समवन जंप्स आउट ऑफ ए बस ना, ही कीप्स ऑन रनिंग फॉर सम टाइम। वो एकदम खड़ा नहीं हो जाता, जब मूविंग बस से कोई छलांग लगाता है ना, वो थोड़ा सा 2-4 कदम भागता रहता है। ऐसे ही होता है ना, कभी नोट करना, कभी भी आप देखोगे मूवीज में, सीरियल में, कोई रनिंग बस या ट्रेन स्लो हुई है, उससे कोई जंप करता है तो 2-4 कदम चलने के बाद रुकता है वो, बिकॉज अदरवाइज अगर वो एकदम रेस्ट पे आ जाएगा तो ही विल फॉल डाउन, ठीक है। देयर इज रिस्क ऑफ इंजरी, दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द, अगर कोई बच्चा लिखेगा इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द बस, मूविंग बस, बिकॉज वी कैन फॉल डाउन एंड वी कैन गेट इंजरी, उसको नंबर नहीं मिलेंगे। एक ही वर्ड लिखना है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ही मे फॉल डाउन, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली व्हाई ए पर्सन फॉल्स टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड। जब बस खड़ी हो जाती है एकदम चलते चलते तो आगे को जर्क लगता है, यही हुआ ना। जो फीट है रेस्ट पर आगे, बट अपर बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरी तरफ व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली, एकदम बस चली गई तो हमें पीछे को झटका लगता है, जब बस चलती पीछे को झटका लगता है। क्या होता है, जो हमारे पैर बस के साथ टच कर रहे हैं वो तो मूवमेंट में आगे, बट अपर बॉडी वांट्स टू बी इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट पर थी, रेस्ट में रहना चाहती है। एक और क्वेश्चन सोचो, व्हाई देयर इज अ रिकॉइल ऑफ द गन। गन का रिकॉइल क्यों होता है? मुझे ना यहाँ पर नहीं मिल रहा कि पेन ड्राइव से कैसे सेव मैं करूं। अगर सेव हो जाता तो मैं आपको दिखा सकती थी क्वेश्चंस। बोलो बेटे, कौन सा लॉ लगेगा? गन रिकॉइल क्यों होती है? Ma'am, can you repeat question? Why there is recoil of the gun? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि recoil of gun का मीनिंग क्या है और ये क्यों होता है। मैम थर्ड लॉ लगेगा। थर्ड लॉ, वेरी गुड। कैसे लगेगा? मैम बिकॉज जब बुलेट गन से निकलती है ना, तब जो गन होती है वो रिकॉइल होती है, मतलब पीछे होती है। मतलब वहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। हाँ, इसमें एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है, ये बता देना। मैम एक्शन जो बुलेट निकलती है वो है, और रिएक्शन वो गन पीछे जाती है वो। एक्शन है, बुलेट निकलती है और आगे जाती है, वेरी गुड। छोटी सी बुलेट है तो उसका मोमेंटम mv है, और बुलेट छोटी है, m स्मॉल है। बुलेट छोटी सी बुलेट है, m इज लेस, तो v विल बी वेरी हाई, ठीक है। वो
इतनी तेजी से जाएगी कि स्किन को पियर्स कर जाएगी, जिसको जाके लगेगी उसके पेट में चली जाएगी, ठीक है। गोली कितनी ज्यादा स्पीड से जाती है, बुलेट। बट जो गन है वो इतनी बड़ी सारी गन है, यहाँ शोल्डर पे लगाते हैं ना फौजी, तो आप मूवी में देखना, बॉर्डर मूवी देखना, जितनी बार भी वो फायर करता है उसका ऐसे ऐसे उसका कंधा पीछे जाता है, देखा है मूवीज में। तो ये रिकॉइल होता है, वो शोल्डर पे लगती है उसके आके ऐसे पीछे। बट गन बड़ी है, वेलोसिटी उसकी इसलिए कम हो जाती है बिकॉज मास ज्यादा है, मोमेंटम ने तो सेम रहना है। टू एवरी एक्शन, एक्शन इज बुलेट मूविंग फॉरवर्ड with the momentum equal to mv. Reaction is gun moving backward with the momentum same equal to mv. अभी बुलेट के केस में m कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई, बट गन के केस में क्या है, मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी गन की। बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ आया या रिपीट करूं? नो मैम, समझ आया। यस नहीं मैम, आया? समझ में आ गया। समझ आया। आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। जब हम, किसी ने बोटिंग की है कभी? जब हम बोटिंग करते हैं, ठीक है, तो जब बोटिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होता है कि सवारियों की कन्वीनियंस के लिए ना, सवारियों को दिक्कत ना हो, तो बोटमैन क्या करता है, एक रस्सी से उसने बोट को बांधा होता है बैंक पे, किसी किसी भी चीज के साथ वो बांध के रखता है ताकि सवारियां ऊपर चढ़ जाएं, है ना। तो उसके बाद वो रस्सी खोलता है, उसके बाद वो क्या करता है, जो उसके हाथ में चप्पू होता है ना, जिससे वो चलानी होती है उसने, वो चप्पू के साथ नदी के किनारे को पुश करता है ताकि बोट पीछे को जाए। ऐसा क्यों होता है? why the boat moves backwards, या why the boatsman pushes the bank of the river with his oar, चप्पू को ओर बोलते हैं जिससे नाव चलती है, बोट चलती है, उसके साथ वो बैंक को पुश करते, क्यों? कौन सा लॉ लगे? मैम मुझे क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन ये है कि जब सारी सवारियां बोट में बैठ जाती हैं, उसके बाद बोट चलानी शुरू करनी है, तो बोटमैन क्या करता है, पहले वो रस्सी को खोल देता है, वो तो खोलनी जरूरी है। उसके बाद वो अपने चप्पू के साथ रिवर के किनारे को पुश करता है। मैम क्योंकि जो बोट होती है ना वो रेस्ट पोजीशन में होती है। वेरी गुड। फिर और जब वो उसको उसे पुश rest करता है तो वो जब वो अपने चप्पू के साथ किनारे को ऐसे पुश करता है, दिस इज एक्शन, ठीक है, उतनी ही फोर्स के साथ वो रिवर बैंक जो है बोट को पीछे को पुश करता है, तो बोट चलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। एक बार स्टार्ट हो जाती है मोशन, उसके बाद वो अपने ओर्स के साथ, अपने चप्पुओं के साथ पानी को पीछे को हटाता है। जितनी जोर से वो पानी को पीछे को हटाएगा उतनी ही फास्ट बोट आगे जाएगी। आप देखते हो ना, कई बार जब फास्ट बोट रेस होती, कितनी जोर जोर से चप्पू चलाते हैं, तो जितनी तेजी से वो एक्शन लगाएंगे, पानी को पीछे को धकेलेंगे, उतनी ही तेजी से पानी बोट को आगे को धकेलेगा। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। वाई द बोटमैन पुशेस द बैंक ऑफ द रिवर विद हिज ओर while starting the motion of boat, number 1. Second question इसमें है, if the boatman is moving his oars at a fast speed, the boat moves forward with a fast speed. अगर वो स्लो करेगा तो बोट स्लो चलेगी, अगर वो नहीं करेगा, कई बार हम देखते हैं ना, आप हिंदी सॉन्ग्स में भी देखते होंगे कि जब सीनिक ब्यूटी आसपास बहुत ज्यादा होती है तो हीरो का दिल करता है कि मैं यहीं रुक के थोड़ी देर देखूंगा, रेस्ट करूंगा, तो वो चप्पू चलाना बंद कर देते हैं, बोट रुक जाती है बीच में, दे एंजॉय द सीनरी, आसपास देखते हैं, फिर दोबारा धीरे धीरे चप्पू चलाना शुरू कर देते। तो स्लो स्लो चप्पू चलाते हैं, स्लो स्लो बोट मूव करती है एंड दे कीप ऑन एंजॉयिंग। बट जब बोट की रेस लगती है, फास्ट चप्पू चलाते हैं और फास्ट ही बोट आगे जाती है। दिस इज अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैम मैं एग्जांपल दूं? हाँ जी। While walking, you push the ground backward and the ground pushes you forward.
हाँ, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा क्योंकि ये आएगा एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी रोड। आप तो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज हाउ वी वॉक। while walking we push the ground backward with our foot and ground pushes us forward with the reaction force। ठीक है, उससे हम आगे को चल पड़ते हैं। अगेन हमारा कुछ मास है बट ग्राउंड का मास बहुत ज्यादा, धरती थोड़ी हिल जाती है। हम पुश जरूर करते हैं, एक्शन लगाते हैं, और ग्राउंड जो है रिएक्शन लगाती है, बट हम मूव करते हैं आगे को, ग्राउंड तो वहीं रहती। Why it is difficult to walk on a slippery road? Why it is difficult to walk on a slippery road? स्लिपरी रोड समझते हैं? सपोज मिट्टी वाली सड़क है और बारिश हो गई तो फिसलते रहते हैं ना, गिरते रहते हैं। क्यों? यस मैम। क्या रीजन हो सकता है? सोचो, स्लिपरी रोड पे गिरते क्यों हैं हम? मैम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स होती है कि नहीं होती? कितनी स्मूथ होती है जब, जहां पर कीचड़ हो, बारिश हो गई, मिट्टी थी, सूखी मिट्टी थी, हम चल पा रहे थे, फ्रिक्शन ज्यादा थी। जब बारिश हो जाए, रेन हो जाए, रेनफॉल के बाद वो मिट्टी सारी गिल्ली होके बहुत स्मूथ हो जाती है। ठीक है ना, कितनी प्लेन होती है वो जहां पर कीचड़ रहता है। तो उससे क्या होता है, वी फेल टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। हम ग्राउंड को बैकवर्ड नहीं पुश कर पा रहे तो ग्राउंड हमें फॉरवर्ड नहीं पुश कर पा रही। एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू पुश द ग्राउंड विद आवर फीट इफ द रोड इज स्लिपरी बिकॉज frictional force is very less as the road is smooth। जितनी कोई चीज रफ होगी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर कोई चीज स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम होगी। तो when there is rainfall, when it is a slippery road, we are not able to push it backwards with our feet, so there is no reaction or less reaction, hence it becomes difficult to walk। और क्वेश्चन करेंगे। क्या पूछूं? हाँ, रॉकेट्स कैसे चलते हैं? व्हाई द रॉकेट मूव्स अपवर्ड्स? मैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो रॉकेट को नीचे खींचता है, और जो रॉकेट का फोर्स होता है वो रॉकेट को मतलब ऊपर खींचते हैं। नहीं, तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ होगा। है न्यूटन थर्ड लॉ ही, बट आपने एक्सप्लेन ठीक नहीं किया ऋतु। और कोई ट्राई करे? और कोई बच्चा ट्राई करेगा? मैम जो रॉकेट होता है वो जमीन में मतलब नीचे फोर्स लगाता है ज्यादा, इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है। नहीं बेटे, रॉकेट के अंदर हमने गैसेस भरी होती हैं, फ्यूल रखा होता है। व्हेन दैट फ्यूल बर्न्स, जो ईंधन है जिसको बोलते, तो जब वो इंजन ऑन होता है, फ्यूल बर्न होता है, तो वो गैसेस ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को जाती है। ठीक है, द गैसेस ऑन बर्निंग ऑफ द फ्यूल मूव डाउनवर्ड्स, दिस इज द एक्शन। ठीक है, gases come downwards, these gases while moving downwards they exert a reaction on the rocket in the opposite direction and the rocket moves upwards। ठीक है, सिमिलरली एरोप्लेन के लिए है, उसकी गैसेस पीछे को जाती हैं और एरोप्लेन आगे को जाती है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, रॉकेट तो सीधा ऊपर जाता है ना, रॉकेट लॉन्च करते हैं जब। तो जो गैसेस आप कभी भी देखोगे ना, ये जो इसरो ने किए हैं, जितने भी रॉकेट लॉन्च देखोगे आप, तो काफी सारी गैसेस पहले नीचे, जैसे फ्लेम होती है मोटी, और काफी सारी धुआं और फ्लेम वो नीचे को आता है। दैट burning gases exert a reaction force and the rocket moves upwards। To every action there is equal and opposite reaction। ठीक है, similarly for aeroplane, gases, fuel burns,
gases move backward, aeroplane will move in the opposite direction forward. और क्या क्वेश्चन हो सकता है? मेरी ये पेन ड्राइव ही नहीं खुल रही, somehow I had so many questions with me. अच्छा, मैं ना इसके एक न्यूमेरिकल्स की बनाऊंगी पीडीएफ, और कल ग्रुप में शेयर हो जाएगी आपके साथ, कल या परसों तक। आपने उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में जो मंडे को होगी, नेक्स्ट क्लास में हमने करना क्या है, हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। बट वो शुरू करने से पहले अगर किसी को न्यूमेरिकल्स में डाउट होगा या इस चैप्टर के किसी भी रीजनिंग क्वेश्चन में डाउट होगा, क्वेश्चन हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं। या तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किए, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स में मतलब बिना प्रेजेंटेशन के नहीं डिस्कस कर सकती थी, बट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ग्राफ्स। सो आपका होमवर्क क्या है कि आपने सारा ये चैप्टर रिवाइज करना है और आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है। फिर उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। और देखो, जो हमने पहले दिन बात की थी, जो तो बच्चा साथ साथ चलेगा वो साथ चलता रहेगा। जो बच्चा सोचेगा कि मंडे तक तो मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, मैं तो पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ूंगा, वो बच्चा पीछे रह जाएगा। इनफैक्ट बहुत पीछे रह जाएगा, उसको फिर कुछ समझ नहीं लगेगा अगली क्लासेस में। तो बेटर है कि आपकी जो बोर्ड की बुक है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड की अलग बुक है, तो उस बुक में जितने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस दिए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उनको सॉल्व करिए। फिर जो भी आपको डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले। ठीक है बेटे? और सेकेंडली क्या है कि सेकेंडली मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स 15-20 न्यूमेरिकल्स की एक वर्कशीट बना के ग्रुप में शेयर करूंगी। आपको वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो आपकी बुक से एक्स्ट्रा है। जो बच्चे ज्यादा करना, जो डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं, आपको डिस्टिंक्शन का मीनिंग पता है ना बेटे? डिस्टिंक्शन कैसे लेते हैं? डिस्टिंक्शन क्या होता है? नहीं पता? डिस्टिंक्शन होता है जब हमारे मेडिकल में, तो मुझे पता है, जब हमारे 85% तक मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में। और मैं चाहती हूँ आप सबके सब जितने मेरे साथ हो भेदभाव। एक्सेलेंट परफॉर्म करो। आपके 10th वगैरह में तो बच्चों के 100% भी आ जाते हैं। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स ले सकते हो अगर आप न्यूमेरिकल, जैसे मैथमेटिक्स है वैसे ही फिजिक्स है, मैथमेटिक्स जैसी है फिजिक्स। कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, शेयर नहीं कर पा रही आपके साथ। एक मिनट होल्ड करना बेटा। ब्लूटूथ डिवाइसेस, एक हमने और किया था, हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ मोशन फ्रॉम द
कॉइल आपको बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। बलून वाली बोट होती है, सपोज एक बोट में कोई बच्चा बैठा है, उसके हाथ में बलून पकड़ा हुआ है, तो बोट आगे हो जाती है, उसका बलून हमेशा पीछे रहता है, एयर प्रेशर की वजह से। एयर इज आउट ऑफ द बलून बैकवर्ड, बोट इज पुश फॉरवर्ड। रॉकेट भी हमने कर लिया, एरोप्लेन भी कर लिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। हाँ, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये चीज हम वाइल रिवाइजिंग। व्हाट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स क्या कुछ कर सकती है? नहीं बोलोगे? इट कैन सेट द बॉडी, फोर्स कैन सेट इट इन मोशन। अगर कोई बॉडी मूविंग है, फोर्स कैन ब्रिंग इट रेस्ट। मूविंग बॉडी को रोक सकती है फोर्स, रुकी हुई बॉडी को चला सकती है। इट कैन सेट द बॉडी इन मोशन, इट कैन स्टॉप द मूविंग, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द शेप द बॉडी। अब इस सबकी एग्जाम्पल सोचो, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप? मैम स्क्रीन ठीक से नहीं दिखाई दे रही। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटे? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है मैम। स्क्रीन पे मैं कुछ कर ही नहीं रही, मेरी शक्ल देख रहे हो आप। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं आज, स्क्रीन पे मैं कुछ कर ही नहीं रही। अपनी पावर पॉइंट इधर खोल रही, मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ। आई वाज चेकिंग मैं कुछ मिस ना कर दूं, सब कुछ डिस्कस हो गया या कुछ रह गया, मैं सिर्फ ये देख रही थी। अच्छा, एक ये बात बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और हमारा ग्राफ ऐसे है, एक सीधी लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस। कैसी बॉडी, इज इट एट रेस्ट, इज इट मूविंग, वेलोसिटी इसकी कैसी यूनिफॉर्म, बोलो। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक। अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटे? नो मैम। एक मिनट, अब इसकी ब्रेक हो गई। हेलो, यस मैम। एक और क्वेश्चन है। आजकल जैसे मैंगो का सीजन, अगर आपने, जैसे विलेजेस में मैंगो के ट्रीज लगे होते हैं, तो अगर आप मैंगो तोड़ना है बट वो बहुत ऊंचा, फ्रूट बहुत ऊंचा लगा, तो हम क्या करते हैं, ट्री को थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं और फ्रूट नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? When tree is shaken, the fruits and leaves fall down. कौन सा लॉ लगेगा? क्या मैम? When a tree is shaken, हमने फ्रूट तोड़ना है तो हम फ्रूट तक हाथ नहीं पहुंच रहा, हम ट्री के उस ब्रांच को ऐसे ऐसे झटका देना शुरू कर देते हैं, हिलाना शुरू कर देते हैं, जो फ्रूट है नीचे गिर जाता है। When a tree is shaken, the मैम fruits fall फर्स्ट down. लॉ, फर्स्ट लॉ। लॉ, गुड। तो कैसे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो बेटा, वेरी गुड। मैम बिकॉज जो फ्रूट्स होते हैं ना वो पहले रेस्ट मोशन पे होते हैं, और अगर हम ट्री को शेकन करेंगे तो वो मतलब उसमें मोशन आएगी।
इनर्जी रेस्ट की वजह से फ्रूट नीचे गिर, फ्रूट तो रेस्ट में रहना चाहता है, ब्रांच को हमने हिला दी है, ठीक है। तो द फ्रूट वांट्स टू रिमेन इन स्टेट रेस्ट, सो इट फॉल्स डाउन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी ये कर लिया, जर्क कर लिया, बोट्समैन कर लिया। अच्छा, इट इज इजी टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल। तो टेनिस खेलते हैं ना, वो कितना छोटा सा स्लीक सा होता है, टेनिस को स्टॉप करना और उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। क्रिकेट बॉल को स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल, इतना बैट यूज करना पड़ता है भाई। Ma'am, because the mass of the tennis ball is less than the cricket ball. वेरी गुड। टेनिस छोटी सी होती है, पतली सी प्लास्टिक की, उसका मास बहुत कम होता है, तो वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। मोमेंटम इज वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी हो, टेनिस बॉल मूव कर रही है, उसका मास कम है इसलिए मोमेंटम कम। अगर सेम वेलोसिटी के साथ क्रिकेट बॉल मूव कर रही है तो मास ज्यादा है, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें इतना बड़ा भारी बैट उठाना पड़ता है। Okay? So it is easy to stop a tennis ball than a cricket ball due to the large mass of cricket ball. Its momentum will be more as compared to tennis ball. एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन रीजनिंग का है। जब हमको अपने में कोई चद्दर झाड़ते हो, तो जब हम डस्टिंग करते हैं घर में, हम सोचते हैं कारपेट उठा लेते हैं, इसको झाड़ दें, तो हम उसको कहीं डाल के फिर जोर जोर से मोटी सी स्टिक लेके उसके ऊपर मारना शुरू करते हैं। When a hanging carpet is beaten with a stick, एक स्टिक के साथ कारपेट के ऊपर ऐसे ऐसे मारना शुरू करते हैं, तो मिट्टी जो है नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, मिट्टी झड़नी शुरू हो जाती है। वैसे भी जब हम चद्दर भी झाड़ते हैं, उसे पकड़ के ऐसे जोर से हिलाते हैं ना। अगर दो बहनें हैं, दो सिस्टर्स में चद्दर बिछा रही हैं, चद्दर को झाड़ने, तो दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे उसको हिलाते हैं चद्दर को, और डस्ट जो है, जो भी पार्टिकल है, बाहर गिर जाते हैं। ये कौन सा लॉ है? मैम, ये फर्स्ट लॉ है। वेरी गुड, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स का कैसे हैं, वो रेस्ट पर हैं। जब आप चद्दर को हिलाओगे या कारपेट को हिलाओगे स्टिक के साथ, डस्ट पार्टिकल्स विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दे विल फॉल डाउन। अच्छा, आपने गेम्स वगैरह देखी होंगी, जब भी कोई रनिंग, जो एथलीट्स हैं, जो वो भागना शुरू करते, पहले वो अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे को धकेलते हैं। A runner presses the ground with his feet before he starts to run. ये कौन सा लॉ बनेगा? थर्ड लॉ। वेरी गुड। तो सेम ही है, जैसे हम चलने के टाइम करते हैं, वैसे ही भागने के टाइम रनर क्या करता है, बड़े जोर से जमीन को पुश करता है बैकवर्ड, एंड द रिएक्शन फोर्स मेक हिम मूव फॉरवर्ड। फॉर्मूलाज हमने कर लिए, एंड आई विल शेयर विद यू द वर्कशीट हैविंग न्यूमेरिकल्स। 15 या 20 भी हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर फॉर्मूला को लेकर एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल जरूर हो, सो दैट आपको एक्सपोजर मिल जाए। और आपकी बुक में जितने हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और व्हाटएवर, यू शुड ट्राई टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं। जो नहीं आएगा, हम परसों 10-15 मिनट में आपके डाउट्स क्लियर करके देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं। नो मैम। ठीक है बेटे। बॉयज ने कुछ भी नहीं बोला, मैंने लड़कों में से, लड़के हैं कोई क्लास में? वदिका है, स्वाति आई कैन सी, नंदिनी, अपूर्वा, आप लोगों ने कोई आंसर नहीं दिए बेटे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा सब भूल गए होंगे बच्चे इतनी देर बाद, बट आप लोगों को सब याद है। एटलीस्ट 2-3 बच्चों को सब कुछ याद है, बाकियों को भी होगा, बट शायद कॉन्फिडेंस नहीं आया बोलने का, और बोला नहीं। जितना आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबल होके बात करेंगे, उतना आपको ज्यादा समझ आएगा। ओके। हेलो। ठीक है बेटा। हाय मैम। हाँ जी बेटा। I have a doubt.
हाँ बोलो स्वाति। थर्ड लॉ जो है ना, हाँ जी। वो जरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, मुझे थोड़ा समझा नहीं है वो एक्चुअली। थर्ड लॉ कहता है बेटे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं ना, एक एक्शन फोर्स अगर राइट साइड को काम कर रही है तो उसके इक्वल रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड को काम करेगा। एक्शन फोर्स अगर डाउनवर्ड काम कर रही है तो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगी और बराबर होगी, ठीक है। अच्छा। बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। अभी कैसे है, जैसे डाउनवर्ड और अपवर्ड की एग्जांपल हमने अभी की रॉकेट वाली, जो गैसेस हैं दे एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स एंड देयर इज रिएक्शन फोर्स ऑन द रॉकेट एंड रॉकेट मूव्स अपवर्ड्स। यस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की हमने गन वाली की मतलब जो एग्जांपल। फोर्स है वो हाँ जी? दोनों साइड से होता है, मतलब नीचे फोर्स लगाएंगे तो वो ऊपर जाएगा। हाँ बिल्कुल, लाइक जाए। एग्जांपल रॉकेट का दिया, जो नीचे से वो गैस छोड़ेगा और वो ऊपर जाएगा। हम्म। वो मतलब रॉकेट का एग्जांपल वही है ना, थर्ड लॉ के लिए है ना थर्ड वो, लॉ का राइट? है रॉकेट का। अच्छा। रॉकेट के एग्जांपल में दो चीजें आती है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है और एक थर्ड लॉ आ जाता है। जो गन का हमने एग्जांपल किया वो भी थर्ड लॉ का एग्जांपल है। गन की ना, गन रिकॉइल होती है पीछे। थैंक यू मैम। ठीक है बेटे। एनीथिंग Yes. एल्स, कोई और डाउट किसी को? नो मैम। चलो गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आपको सब जो पहले डिस्कस हुआ है याद है। और फर्स्ट चैप्टर में ना ये ही जितना हमने आज डिस्कस किए की पॉइंट्स उतने ही है, बस आपको प्रेजेंट करने आने चाहिए। बिकॉज पेपर में तो आपको इंग्लिश में लिखना है, तो जो डेफिनेशंस आपने अभी हिंदी में बोल के भी मुझे बताई हैं, आपको कोशिश करनी है उनको इंग्लिश में लर्न करना है। तो कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेंगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, डिफाइन फोर्स, ऐसे। तो कुछ बनते हैं ये रीजनिंग क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, जितने भी आज 10-12 क्वेश्चंस किए, दे वर ऑल रीजनिंग क्वेश्चन। और तीसरी टाइप के होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स क्लास में हम एक एक नहीं सॉल्व कर सकते। आई कैन गिव यू द वर्कशीट, आई विल गिव यू द आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। आपको देखना है कि आपको वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आता, कहीं डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर हम आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी वाले। ठीक है बच्चे? मैम, हाँ जी। दिस इज माय फर्स्ट डे, सो आपके कितने चैप्टर्स हुए साइंस अभी 1 एंड आज साइंस हमने 2? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया बेटे, उसकी हमने 5 क्लासेस पहले हो गई थी। दिस इज 6th वन। मेन कॉन्सेप्ट्स हमने आज रिवाइज किए हैं, बट आप अपनी बुक में से इसको पढ़ लीजिए फर्स्ट चैप्टर को टिल मंडे। फिर आपको जो भी डाउट होगा, या तो यू ऑल आर क्लास फेलोज, आप एक ही स्कूल के बच्चे हैं? आई डोंट नो मैम। अलग अलग स्कूलों से। तो आपको Yes. बेटा जो भी डाउट होगा, जिसकी भी आज फर्स्ट क्लास है, वो अपनी बुक में से चैप्टर पढ़ ले। जितना हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं मंडे वाली क्लास में क्लियर कर दूँ। मैम, हाँ आप मैथ्स सिखाते हो क्या? नहीं, मैथ्स नहीं बेटे, मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, तो मैथ्स तो नहीं सिखाती हूँ। मैथ्स मुझे खुद को नहीं आता। अच्छा। हाँ मैथ्स नहीं बेटा। साइंस 2 भी सिखाते हो क्या? हाँ जी। साइंस 2? साइंस 2 में क्या है? बायोलॉजी में। बायोलॉजी बायोलॉजी नहीं बेटे, बायोलॉजी में करवा सकती हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में ही है। बिकॉज बायोलॉजी पता है क्या, आपको क्लियरली बोलूं, बायोलॉजी सब कुछ याद करने वाला है, समझने वाला बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं समझाऊं बच्चों को। अच्छा। तो फिजिक्स में बहुत कुछ है जो हम समझेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, बायोलॉजी में मैं नहीं पढ़ाती। और आप मतलब सेमी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सिखाते हो क्या, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लेते हो? बेटे मुझे मराठी नहीं आती है,
इसलिए आप लोग बट हिंदी आप समझते हो तो मेरा ख्याल ये सेमी वाले नहीं, भी मैं बच्चे इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, तो मेरे चैप्टर्स अलग रहते हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट के। नहीं, मतलब अलग अलग टीचर्स है क्या, अलग अलग सब्जेक्ट को? अलग अलग टीचर्स देखते हैं यहाँ पर, अलग अलग सब्जेक्ट। अच्छा, केमिस्ट्री ठीक कोई है। और करवाएगा, बायोलॉजी कोई और करवाएगा। आई एम ओनली हाँ, फॉर ठीक है, फिजिक्स। ठीक है। ठीक है बेटे, फिर भी मतलब आप इंग्लिश मतलब मीडियम थ्रू ये जो कैटापुल्ट के थ्रू ना आप अपनी हाँ, बुक शेयर करवा देना, अगर आपके चैप्टर्स डिफरेंट है मैं देख लूंगी। हाँ, ठीक है। ठीक है बेटे, वैसे हाँ, मेन कंसेप्ट सेम ही रहेगा, हाँ, बिकॉज मतलब 11th में साइंस जाके यस मैम। सबको एक ही वो लेवल सब का सेम टेस्ट देना है। पड़ता है ना। हाँ, सिर्फ इंग्लिश डिफरेंट है। हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश का तो मेरा कंसर्न नहीं है, फिजिक्स में तो सेम ही होगा, फिजिक्स में डिफरेंट नहीं होता। मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। हाँ जी हाँ, तो फिर कैसे करें? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपको ये जो कैटापुल्ट वाले जो कोऑर्डिनेटर मैडम है ना उनसे बात करनी है। हाँ, ठीक है, तो ओके ओके जी, फिर ओके, किसे थैंक यू कांटेक्ट सो करना मच। पड़ेगा? हाँ जी, ओके मैम। ओके। किसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? ये जो कोऑर्डिनेटर है ना यू कैटापुल्ट के, हाँ, उनसे बात करनी पड़ेगी आप। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। हाँ, ठीक है बाय बेटा, मैम। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट बेटा, थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू। गुड नाइट। पिछले वाले चैप्टर्स के रिकॉर्ड गुड नाइट वीडियोस मैम, बाय, थैंक यू। हाँ बेटा, मैं शेयर कर दूंगी, इफ यू वांट, मैं जो पिछली क्लासेस ली हैं मैं पावर पॉइंट शेयर कर दूंगी आपके साथ। हाँ, ठीक है, फिर चलेगा। ठीक है बेटी, ओके। बाय मैम। थैंक यू।